みなみなしまあったかいねパイナップルあったまぽかぽかアホバーカ Okay, तो लूफी चल पा रहा है, भाग पा रहा है, भाग कर रुक भी पा रहा है। ये सब कुछ पॉसिबल हो पा रहा है एक फोर्स की वजह से। कौन सा? फ्रिक्शन। पिछली क्लास में फ्रिक्शन को थोड़ा थोड़ा सा समझा था। आज की क्लास में फ्रिक्शन को स्टेप बाय स्टेप हर पॉसिबल चीज को प्रॉपरली समझेंगे और आज की क्लास खत्म होने तक आप फ्रिक्शन में लिटरली एक सानीन बन जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम फ्रिक्शन का बिल्कुल इंट्रो और बेसिक जो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी के और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सब कुछ यहाँ पर कवर करेंगे और फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन अच्छा है या बुरा है और कैसे फ्रिक्शन को कम किया जा सकता है अगर वो बुरा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फ्रिक्शन का डेफिनेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर से एक बार समझ लेते हैं क्विक रिवीजन के साथ। फोर्स दैट अपोजेस द रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन, दो ऑब्जेक्ट है, दो एक दूसरे के सरफेस पे कांटेक्ट में है। फ्रिक्शन क्या है? कांटेक्ट फोर्स है ना। तो दोनों दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों एक सरफेस जो है वो कांटेक्ट में है और एक उसका एक ऐसी फोर्स लग रही है जो उसका मोशन या फिर टेंडेंसी ऑफ मोशन को अपोज कर रहा है। उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन। याद आ गया सबको? फ्रिक्शन क्या है? एक ऐसी फोर्स विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ मोशन बिटवीन टू सरफेस इन कांटेक्ट। ठीक है जी, फालतू ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में पिछली क्लास में पढ़ के आए हैं। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। डेफिनेशन तो हमने ऑलरेडी पढ़ी थी, लेकिन इस डेफिनेशन से हमको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझ आए थे, उनको कवर करते हैं। बहुत बार एमसीक्यूज के फॉर्म में, असर्शन रीजन के फॉर्म में कि कौन कौन से फॉलोइंग आपके ऑप्शंस हैं जो फ्रिक्शन को लेके करेक्ट हैं या गलत है, इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं 1 मार्कर में। ठीक है, तो एक बार उनके लिए ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी ना कभी ये आए हुए हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, चलो क्या बात करते हैं। फ्रिक्शन क्या है? कांटेक्ट फोर्स है और ये कहाँ लगता है? इट एक्ट्स बिटवीन द सरफेस। दो ऑब्जेक्ट है, अब फ्रिक्शन हो रहा है तो इन दो ऑब्जेक्ट के सरफेस जो कांटेक्ट में है वहां बिटवीन द सरफेस लग, ये ऑब्जेक्ट है, ये मेरा सरफेस है, इसके ऊपर ये स्लाइड करके जा रहा है, तो इसका सरफेस और इसका सरफेस, इसके बीच अगर इसका मोशन इधर हो रहा है तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? ऑपोजिट साइड में है ना। तो यहाँ दोनों सरफेस के बीच में क्या लगता है? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है? बिटवीन दी टू सरफेस। जैसा ये एक ऑब्जेक्ट दिख रहा है यहाँ और ये इसका सरफेस के बीच में लग रहा है। और दूसरा क्या है? ऑपोजिट टू द मोशन। मोशन अगर इधर है तो फ्रिक्शन कहाँ होगा? बिल्कुल उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है जी। इट कैन एक्ट इवन व्हेन ऑब्जेक्ट इज अबाउट टू मूव। इंपॉर्टेंट है ये चीज समझना। हमेशा जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तभी फ्रिक्शन एक्ट करेगा। फ्रिक्शन अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है और जस्ट मूव करने वाला है, उसमें टेंडेंसी है मोशन की, तो तब भी फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा एंड यूजुअली उसको स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। जब ऑब्जेक्ट अभी रेस्ट पे है बट फ्रिक्शन फोर्स लग रही है तो उसको स्टैटिक बोलते हैं। और डिटेल में हम आगे समझेंगे। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के फॉर्म में ये क्वेश्चन कई बार बन जाता है, कंफ्यूजिंग रहता है ये काफी आप लोगों के लिए। तो क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रुकी हुई है और अबाउट टू मूव है तब भी फ्रिक्शन उस पर एक्ट कर सकता है। ठीक है जी, ये भी समझ आ गया। अच्छा, बेसिकली फ्रिक्शन कर क्या रहा है? या तो किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक दे रहा है या मोशन होने ही नहीं दे रहा है ना। इट प्रिवेंट्स और स्टॉप्स द मोशन। या तो मोशन होने ही नहीं देगा या फिर रोक देगा या फिर स्लो डाउन कर देगा किसी ऑब्जेक्ट को, मूविंग ऑब्जेक्ट को, है ना। तो इट स्लोस और स्टॉप्स द मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, इतनी बात समझ आ गई फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जो रिलेटिव मोशन या टेंडेंसी ऑफ मोशन के को अपोज करती है। ठीक है, इट ऑलवेज एक्ट्स बिटवीन द सरफेस। ठीक है, देन कहाँ मोशन अगर इधर है तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? उसके ऑपोजिट लगेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट रुकी हुई है और अबाउट टू मूव है तब भी फ्रिक्शन एक्ट करेगा। और फ्रिक्शन का जो टेंडेंसी वो बेसिकली कर क्या रहा है? या स्लो डाउन कर रहा है या फिर स्टॉप कर देगा अल्टीमेटली एक मूविंग ऑब्जेक्ट को। ठीक, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द, इतनी सी बात थी, ये तो समझ आ गया है ना। चलो अब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लेकर ही
कुछ बेसिक से न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं जो आपके एनसीईआरटी या एनसीईआरटी एग्जाम्पल में आपने देखे हुए हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज अ मास ऑफ 1500 kg। तो हमें तो भाई किसी भी न्यूमेरिकल का एक ही फंडा पता है, जो दिया हुआ है वो पहले लिख दो, जो पूछा है उस पर क्वेश्चन मार्क लगा दो, और फिर देखो कि हमें क्या चीज हम कैसे निकाल सकते हैं किसी फॉर्मूला से। चलो देखते हैं क्या गिवन है भाई। मास गिवन है कितना, 1500 kg। ठीक है जी, ये लिख दिया। What must be the force between the vehicle and the road if the vehicle is to be stopped with negative acceleration of 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर? उसने फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो आप मान के चलो कि ऑब्वियसली एक्सेलरेशन नेगेटिव रहने वाली है। खैर एनीवेज उन्होंने दिया हुआ है यहाँ पर, तो हम क्या लिखेंगे, 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या कह रहा है, एक ऑटोमोबाइल है, ये ऑटोमोबाइल है, इसका मास 1500 kg है, ये इसको रोकना है, ये मूव कर रहा होगा मान लिया इस डायरेक्शन में, है ना। तो हमें क्या पूछा जा रहा है, हम ऐसी कौन सी फोर्स, मतलब कितनी फोर्स लगा दें जिससे मेरा ये व्हीकल रुक जाए। फोर्स कहाँ लगी हुई है, व्हीकल और सरफेस के बीच में, तो मतलब फ्रिक्शन फोर्स बेसिकली पूछ रहा है ना। तो ऐसी कितनी फोर्स लगा दे कि मेरा व्हीकल रुक जाए, कैसे, कौन सी एक्सेलरेशन के साथ, नेगेटिव एक्सेलरेशन के साथ, कितना, 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना सा है। देखो फ्रिक्शन का हम फॉर्मूला अभी हम सीखेंगे आगे, वैसे फिलहाल हमें फोर्स पता है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू ए, एम ए है ना, ये तो पढ़ा हुआ है। हमें m भी गिवन है और एक्सेलरेशन भी गिवन है, तो निकल गया बस। F इज इक्वल्स टू क्या होता है, एम ए, मास कितना है 1500, एक्सेलरेशन कितना है 1.7, ये डेसिमल का है, इसको उड़ा दो, यहाँ पे 10 आ गया, ये 0 से 0 कट गया। अब 17 इंटू 15 करो भाई, कितना होगा 17 इंटू 15, 7 5 35, 5 1 5, 85, 17 यहाँ पे 7 1 17, 5 आ गया, 8 और 7 कितना होगा 15, ये आ गया 2550, 2550। अच्छा ये माइनस साइन नहीं बोलना है, माइनस साइन क्या बता रहा है, अगर मेरा यहाँ पे फ्रिक्शन क्या हुआ है, नेगेटिव, मतलब फोर्स जो आएगी, ऐसी फोर्स जो हमें चाहिए इस व्हीकल को रोकने के लिए, कैसे, किस डायरेक्शन, मतलब कौन सा साइन आया उसके साथ, नेगेटिव। दैट मीन्स मोशन कहाँ था, इधर, और ऐसी फोर्स लगी, ऑब्वियसली मोशन के ऑपोजिट फोर्स ही लगानी पड़ेगी तभी तो रुकेगा। तो नेगेटिव साइन हमें क्या बता रहा है कि ये मोशन का ऑपोजिट फोर्स है, और ये अल्टीमेटली है कौन सी, फ्रिक्शन। ठीक है, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द कुछ नहीं था, बस मास दिया हुआ था, एक्सप्रेशन दी हुई थी, बस m इंटू ए करना था और कुछ नहीं, बस बेसिक कॉन्सेप्ट। लेकिन इतना ध्यान रखा था हमने कि भाई हमें समझ आ रहा है कि वो व्हीकल और रोड के बीच का फोर्स पूछ रहा है, दैट मीन्स वो फ्रिक्शन पूछ रहा होगा। कॉन्सेप्ट हमें पता है कि अपोजिंग फोर्स है, मोशन के ऑपोजिट लग रहा है, दैट मीन्स फ्रिक्शन रहा होगा। ठीक, चलो आगे देखते हैं। यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, 200 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, वी इंटेंड टू मूव अ वुडन कैबिनेट अक्रॉस अ फ्लोर एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। देखो क्या हो रहा है, एक बॉक्स है, इस पे फोर्स कितना लग रहा है 200 न्यूटन। हम इस 200 न्यूटन का फोर्स को मेंटेन कर कर वी इंटेंड कि ये जो बॉक्स है ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता रहे। समझ आया क्या क्वेश्चन पूछा, एक ऐसा फोर्स हमने क्या करना है, 200 न्यूटन का फोर्स लगाना है, इसको यूज करते हुए वी इंटेंड टू मूव दिस वुडन कैबिनेट अक्रॉस द फ्लोर, एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। अब बताना है व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट। अब ना मास दिया है ना एक्सेलरेशन, कुछ नहीं पता, पर हमें ये बताया जा रहा है कि फोर्स हमें 200 न्यूटन का है, हमें इतना लगाना है कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता रहे। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, इसका मतलब वो जितनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है उतने के साथ ही करता रहे। ये कौन से
फोर्स का सिनेरियो था? कौन सी केस का सिनेरियो था जहां पर मेरा एक कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, एक्सेलरेशन जीरो होती है, दैट मींस मेरा जो नेट फोर्स होता है वो भी जीरो होता है। ये किसकी कहानी है? बैलेंस्ड फोर्स की। याद आया? बैलेंस फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना? तभी तो मेरा एक्सेलरेशन जीरो कब होगा? जब मेरे पास एक अपोजिंग फोर्स यहां लग जाए। कितनी लग जाए? जिससे इसको कैंसिल कर पाए। कितनी लगेगी? 200 ही तो लगेगी। पर कहाँ लगेगी? ऑपोजिट डायरेक्शन में, तभी तो कैंसिल कर पाएगी, है ना? तो मेरा जो फ्रिक्शन फोर्स हो चाहिए होगी, मुझे कितनी चाहिए? -200 न्यूटन। बस इतना सा पूछा गया है, एमसीक्यू के फॉर्म में पूछ लेगा। बेसिक्स अब आगे जो ये डिजिट्स वगैरह देखकर आपको लगता है न्यूमेरिकल है, बट न्यूमेरिकल नहीं था, बस बेसिक कॉन्सेप्ट था, है ना? कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करवाना था। तो हमें पूछा जा रहा है कि ऐसी कितनी फ्रिक्शन फोर्स लग जाए कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता रहे। तो 200 न्यूटन ऑलरेडी अप्लाइड फोर्स है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी लगानी, इसका मतलब फ्रिक्शन भी क्या करते हैं हम? बैलेंस कर देते हैं। तो -200 हो गया। ठीक है जी, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द? चलो नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोलता है। अ स्टोन ऑफ 1 kg इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी to 20 मीटर पर सेकेंड across a frozen surface of a lake and comes to rest। एक फ्रोजन सरफेस ऑफ लेक है, आपने स्टोन को ऐसे उसके क्रॉस, उसके सरफेस के क्रॉस फेंका है, ठीक है? तो उसका मास कितना गिवन है? 1 kg। और क्या बोला है? कौन सी वेलोसिटी के साथ फेंका गया है? 20 मीटर पर सेकेंड। जिस वेलोसिटी के साथ फेंका गया है वो इनिशियल वेलोसिटी होगी। तो हमें क्या गिवन है? u इज इक्वल्स टू कितना गिवन है? 20 मीटर पर सेकेंड। फिर कहता है इट कम्स टू रेस्ट। रेस्ट पे आ गया, दैट मीन्स v इज इक्वल्स टू 0। याद है ना, मोशन में सब पढ़ा है। तो v इज इक्वल्स टू 0 कब हुआ? कब रुक गया आके? कब रुका? डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। आपने ये एक स्टोन फेंका, फ्रोजन सरफेस पे रगड़ता हुआ गया, कितना देर में वो जाके रुक गया? कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद? 50 मीटर तक ट्रेवल किया उसने और फिर रुक गया। तो s कितना हो गया? 50 मीटर। ठीक है, निकालना क्या है? व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड आइस। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पूछा जा रहा है। अभी तक हमें फोर्स का फॉर्मूला सिर्फ एक पता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना? तो अब उसके हिसाब से मुझे मास तो पता है, क्या एक्सेलरेशन पता है? नहीं। तो वही निकाल लेते हैं पहले, है ना? तो एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा? हमें ये चीजें, तीन चीजें पता है। पता हो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी? टी नहीं है तो टी जब नहीं होता तो एक ही इक्वेशन याद आती है, कौन सी? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। याद आ गया? v क्या हो गया? 0। तो यहाँ पे उड़ा दो इसको, u की जगह क्या आया? u का स्क्वायर है 20 का स्क्वायर, देन 2 इंटू a तो निकालना ही है, s कितना है? 50। ओके, देन यहाँ पर आया 400, देन यहाँ पर आया 2 इंटू में 50, यहाँ से 0 से 0 उड़ गया, 5 से 5 8 जा 40, 2 4 जा 8, तो -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ए एक्सेलरेशन आ गई। बस अब तो बस हो ही गया ये क्वेश्चन, है ना? क्या पता है हमें आगे? वो F इज इक्वल्स टू ma। मास हमें ऑलरेडी पता है, एक्सेलरेशन हमने अभी निकाल लिया, तो कितना हो गया? -4 न्यूटन। माइनस साइन क्या बता रहा है? कि जिस तरफ मोशन हो रहा है उसके ऑपोजिट मेरा फोर्स लग रहा है, दैट मीन्स हमने बेसिकली क्या निकाला है? फ्रिक्शन फोर्स। उसका मैग्नीट्यूड क्या है? 4 न्यूटन। बस, ठीक है, कोई परेशान, कोई दुख दर्द? चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इस क्वेश्चन में यूजुअली पहले दो पार्ट तो बहुत ही इजी हैं, अभी आप देखोगे बहुत इजी है, इजीली हो जाएगा। एक और पार्ट है जो हम अभी देखते हैं, आगे मैं टाइम रहा तो मैं अभी इसी के साथ करवा दूंगी थोड़ा। चलो देखते हैं पहले, तभी बात करेंगे इसके बारे में। क्या बोलता है? 8,000 किलोग्राम इंजन पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स। एक इंजन है, वो 5 डिब्बों की ट्रेन को खींच रहा है, ठीक? किस फोर्स के साथ? और अच्छा, ये भी बताया हुआ है ईच वैगन, सब हर डब्बे का जो वेट है क्या है? 2000 kg, ठीक?
along a horizontal track और बोलता है कि जो इंजन है वो फोर्स लगा रहा है कितना 40,000 न्यूटन। ठीक। और ट्रैक जो है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है कितना 5,000 न्यूटन। पहले क्वेश्चन की कहानी समझते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इसमें चित्रकारी करते हैं तो ज्यादा समझ आएगा, है ना। ये हमारा डब्बा हो गया, ठीक है। अब हमारे पास 5 वैगन्स है ना। तो 2 3 4 5 रेलगाड़ी। अभी हम एक एक टायर लगा देते हैं, ठीक है। चलो, ठीक है। यहाँ पर हमने ये कितने का है मेरा 8,000। मैं मास नहीं लिख रही हूँ, ये इंजन है तो क्लियर ये है ना। चलो लिख ही देती हूँ 8,000 kg। ये मेरे सब हर कोई 2,000 का है। वो ये बोलता है जो मेरा इंजन है वो फोर्स लगा रहा है कितना फोर्स लगा रहा है कितना 40,000 न्यूटन। ठीक है, फोर्स लगा रहा है जो इंजन वो 40,000 है। और जो ट्रैक्स उस इंजन पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा रहे हैं कितना लगा रहे हैं 5,000। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा होगा तो कहाँ लगेगा इधर। कितना लग रहा है 5,000 न्यूटन। एक और जीरो है, समझ जाना, थोड़ा सुंदर लिख गया। चलो हाँ 5,000 न्यूटन, ठीक है। ये क्वेश्चन, ठीक। फोर्स 5 डब्बे, एक इंजन, रेलगाड़ी। इंजन ने डब्बों पे फोर्स लगाया है, वो खींचते हुए लेके जा रही है। कितने फोर्स से लेके जा रही है 40,000 न्यूटन से। लेकिन जो ट्रैक है वो कुछ फ्रिक्शन ऑफर कर रहे हैं कितना 5,000 न्यूटन का ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑफ कोर्स। ठीक है, माना हमने कि मोशन इधर है। अब पूछा क्या जा रहा है नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स मतलब नेट फोर्स पूछ रहा है बेसिकली, है ना। ये तो बहुत इजी है, नेट फोर्स पूछा। नेट फोर्स एक मेरा इस कितना फोर्स लग रहा है, एक इस डायरेक्शन में लग रहा है 40,000 और एक इस ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है 5,000। तो मेरा जो एफ नेट होगा वो क्या होगा F1 एफ नेट, नेट फोर्स रिजल्टिंग फोर्स याद आ गया, सम ऑफ फोर्सेस लगाते हैं F1 प्लस F2, याद आया। तो F1 कितना है 40,000 प्लस 5,000 कहाँ है उल्टी डायरेक्शन में है, माइनस एक्स की डायरेक्शन में है। तो ये क्या हो गया 5,000। तो मेरा आंसर कितना आ गया 35,000 न्यूटन। तो मेरा आंसर आ गया नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स जो एफ नेट लग रहा है पूरी ट्रेन पे, जो मेरा नेट फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है 35,000। तो बहुत इजी था, है ना। चल नेक्स्ट देखते हैं। बोलता है एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। ट्रेन की एक्सेलरेशन क्या है। अच्छा जी, ट्रेन की एक्सेलरेशन पूछ रहा है। ट्रेन की एक्सेलरेशन फोर्स का फॉर्मूला हमें क्या पता है, F इज इक्वल्स टू एम ए। ठीक है जी, हमने एफ नेट पता कर लिया है, एफ नेट पता कर लिया है। ट्रेन का मास हमें पता है, हमें इंजन का मास दे रखा है और सारे डब्बों का ईच इंडिविजुअली मास दे रखा है। तो नेट मास निकाल लेते हैं। मास कितना होगा, नेट मास कितना है, या फिर हम कह सकते हैं बेसिकली मास ऑफ ट्रेन कितना है। इंजन का मास कितना है 8,000 प्लस डिब्बे उसमें कितने हैं 5 डब्बे हैं, कितने के हैं 5 वेगन्स हैं, कितने के 2,000 के। तो 5 इंटू 2,000, बस आ गया। कितना हुआ 8,000 10,000, दैट मीन्स 18,000 मेरे पास नेट मास आ गया है। अब यहां से ये फॉर्मूला मुझे यूज करना है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा एफ नेट अपॉन में एम। बस यहां लगा दो एफ नेट अपॉन में एम। एफ नेट कितना है 35,000 अपॉन 18,000। बस अब इसको सॉल्व करना है और हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा। ये तो इजी है, बस थोड़ा सा डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये 3 से 3 जीरो उड़ा दो, 18 को 35 से करो, 18 टू 36 होता है, तो 2 से तो नहीं जा रहा, 18 वन जा, ठीक है जी, 18 वन जा 18 होता है ना। करके दिखाऊंगा 18 वन जा, चलो 18 वन जा 18, तो 36 है तो यहाँ क्या हो गया 7। अब 17 तो छोटा हो गया 18 से,
तो इसको डेसिमल लगा दो, 0 आ गया। अच्छा 18 10 का 180 होता है, तो 9 से ज्यादा होगा कुछ। कितना जाएगा 18 9 जा? 8 9 जा 72, 9 1 जा 9, 162 आ गया। ठीक, अब यहाँ 8 लगा दो, फिर से डेसिमल है 0 लगा दो, कितना आएगा 18 5 से कितना रहता है 90, तो समवेयर कुछ 4 से जाएगा समथिंग। तो हम 1 पर 2 डिजिट तक मिल गया हमें, तो 1.94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा खिचड़ी पकी हुई दिख रही होगी, बट इजी तो बहुत था ना। नेट फोर्स निकाला और फिर एक्सेलरेशन निकाल दिया नेट मास निकालने के बाद, बस इतना सा था, इजी। कोई परेशानी, कोई दिक्कत? अच्छा, अब इसका जो एक और पार्ट है, वो बेसिकली क्या बोलता है उस क्वेश्चन में, क्या है कि जैसे मान लेते हैं ये मेरा 1 2 3 4 5, उस क्वेश्चन में क्या बोलता है, मुझे क्या कैलकुलेट करना है, वेग जो डब्बा पहला फर्स्ट डब्बा है, फर्स्ट वैगन है, फोर्स ऑन वैगन 1 बाय 2, ये कैलकुलेट करना है। मुश्किल होगा? फोर्स ऑन 1 बाय 2। अब सबसे पहले देखो, हमने जो एक्सेलरेशन निकाली हुई है वो पूरी ट्रेन की निकाली हुई है, पर हम किसकी बात कर रहे हैं? देखो, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अभी अभी हमने देखा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखा हमने, F/m। अप्लाइड फोर्स तो चलो ठीक है, सब पे जो लग रही होगी है ना, सब पे तो एक ही लग रही होगी मान लेते हैं। यहाँ पर देखो, मास जिसका डिफरेंट है, एक्सेलरेशन भी तो डिफरेंट होगी। इंजन का मास डिफरेंट है और मेरे डब्बों का मास डिफरेंट है, तो उनकी एक्सेलरेशन भी डिफरेंट रही होगी, है ना। तो मैं इस पूरी ट्रेन का एक्सेलरेशन मान नहीं सकते कि जो इंजन का एक्सेलरेशन है वही मेरे डब्बे का एक्सेलरेशन रहा होगा, तो मुझे डिफरेंट एक्सेलरेशन तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि अब मुझे ट्रेन का फोर्स नहीं निकालना, मुझे किसका फोर्स निकालना है, इस 1 का, कि पहले डब्बे पे कितनी फोर्स लग रही है, किसकी वजह से, जो सेकंड डब्बा है उसकी वजह से। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ आया? डिफिकल्ट तो नहीं हो रहा? कर लोगे ना? बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, बस एक बार एक कॉन्सेप्ट समझ लो, तब हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। देखो, यहां से करते हैं सेम क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? फोर्स ऑन वेगन 1 बाय वेगन 2। तो अब मुझे ये बताओ, अभी मैंने फिर से डब्बा बना दिया क्या? 1 2 3 4 5, थोड़ा सुंदर है, समझ, काइंडली एडजस्ट। अच्छा, मुझे इस पे फोर्स निकालना है, फोर्स ऑन 1 किसकी वजह से, ड्यू टू 2। ठीक है, अब मुझे सबसे पहले फोर्स का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन मास तो चलो हम निकाल ही लेंगे, मास तो हमें डब्बों का मास दिया हुआ है, निकाल लेंगे। पर सबसे पहले प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन अभी मैंने समझाया कि पूरी ट्रेन का एक्सेलरेशन हमने अभी निकाला था, वो कितना आया था 1.94। लेकिन यहां पर मुझे अगर पहले डब्बे की बात करनी है, यानी कि मुझे डब्बों की बेसिकली बात करनी है, तो इसका मास डिफरेंट है, तो मेरी एक्सेलरेशन डिफरेंट रही होगी। तो मैं पहले एक्सेलरेशन निकाल देती हूँ। एक्सेलरेशन निकालते हैं, मान लेते हैं इसको ए डैश बोल देते हैं, ठीक है, या फिर एक्सेलरेशन ऑफ वैगन ऐसा बोल देते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन में मास। ठीक है, फोर्स कितना है, कितना अप्लाइड फोर्स था, 35,000, याद है ना, 35,000। मास कितना है, मास कितना है, 5 डब्बे हैं, कितना मास है 10,000, है ना। 2,000 है, इंटू 5 करेंगे तो कितना था, 10,000 था, बस एक्सेलरेशन आ गया 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब हमें एक्सेलरेशन मिल गया है कि इस पूरे ये जो सारे डब्बे हैं किस एक्सेलरेशन के साथ जा रहे होंगे, 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ आ गया? पूरी ट्रेन का कितना था, पूरी ट्रेन का मास डिफरेंट था, 18,000 मास था, तो उसका जो एक्सेलरेशन निकल के आया 1.94 आया, है ना। तो यहाँ पर क्या आया, लेकिन डब्बों का पूछ रहे, डब्बों का मास डिफरेंट है, तो डब्बों का जो एक्सेलरेशन आया वो कितना आया, 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, अब मुझे पता करना है कि मेरा जो फोर्स 1 है, मतलब फर्स्ट डब्बे पे कितना फोर्स लग रहा है बाय 2। अब देखो 2 अकेला तो नन्ही जान तो लगा नहीं रहा होगा, इसके पीछे जो ये बाकी के डब्बे बैठे हैं ये भी तो लगा रहे होंगे, है ना।
तो बेसिकली ये जो 1 है, जो पहला डब्बा है, वो किसको खींच रहा है? इसको। जितना इन 4 का मास होगा उतना ही तो उसको फोर्स लगाना पड़ रहा होगा। समझ रहे हो? फोर्स ऑन 1, फोर्स 1 का फोर्स क्या है, कितना है? जितना उसको जरूरत पड़ रही है पीछे वाले 4 डब्बों को खींचने के लिए। तो पीछे वाले 4 डब्बों का जो मास है कितना होगा? 4 वैगन का मास कितना होगा? 8000, है ना? कैसे आया? 2 इंटू सॉरी 4 इंटू 2000 कर दिया था, तो वहां से आया 8000 kg। ठीक है, चलो अब तो हो ही गया। मान निकालना क्या? फोर्स निकालना है, बस निकाल दो। फोर्स कितना है? फोर्स ऑन वैगन 1, 2 कितना होगा? मास कितना निकाला अभी हमने? 8000। और एक्सेलरेशन कितनी है उसकी? 3.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये डब्बा जो एक पहला डब्बा जो है वो कितने कितने मास को खींच रहा है? 4 डब्बों के मास को। और किस एक्सेलरेशन के साथ खींच रहा है? 3.5 के साथ खींच रहा है। तो क्या क्या निकल कर आया? इसका 0, 0 से 0, 35 8 जा 8 5 जा 40, 3 8 जा 24, 28, देन 0 0, 28,000 न्यूटन। ठीक, थोड़ा समझ आया? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगा होगा समझने में। ये सी पार्ट यूजुअली कराते नहीं है, बट मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ हो गया ना तो अपने आप आएगा। थोड़ा सा दोबारा से इसको पीछे करके बैक करके सुनना, फिर एक बार खुद अटेम्प्ट करना, थोड़ा सुंदर सी ड्राइंग बनाना, रेलगाड़ी बनाना, एंड देन सॉल्व करना। आई एम श्योर आप कर लोगे। ठीक है, फिर भी कोई डाउट होता है देन लेट मी नो। मैं दोबारा से इन क्वेश्चंस को एक बार दोबारा सेशन ले लूंगी इन सारे क्वेश्चंस का। ठीक है, ऑलराइट, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। एक वीटी ग्राफ किया दिया हुआ है। बॉल ऑफ मास 50 ग्राम रोलिंग ऑन अ कॉन्क्रीट फ्लोर। सबसे पहले तो ये जो 50 ग्राम है ये मेरी आंखों में खटकेगा, है ना, क्योंकि मुझे तो ऐसा ही यूनिट चाहिए होती है। तो सबसे पहले इसी को, मास ऑफ बॉल को 50 ग्राम गिवन है, इसको चेंज करते हैं किस में? किलोग्राम में। ऐसा यूनिट क्या होती है भाई? 50 किलोग्राम में करेंगे तो क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड। क्या आ गया? 5/100 kg। ऐसे छोड़ देते हैं, है ना। आगे बाद में डेसिमल लिखेंगे फिर से वही करेंगे, तो इतना करके छोड़ देते हैं। ठीक है जी। अब बोलता है कैलकुलेट दी एक्सेलरेशन। वीटी ग्राफ दिया हुआ है, एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? वीटी ग्राफ से एक्सेलरेशन कैसे निकलता था? याद करो कैसे निकलता था? स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स यू एक्सेलरेशन। स्लोप क्या होता था? y2 माइनस y1 अपॉन में d2 माइनस d1। तो यहाँ पर v2 माइनस v1 अपॉन में d2 माइनस d1, तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा। निकालो फिर। स्लोप ऑफ vt क्या है? v2 माइनस v1 अपॉन में t2 माइनस d1। ये मुझे क्या दे रहा है? एक्सेलरेशन। अब बताओ, जल्दी बताओ, v2 क्या होगा? v2 इस क्या होगा? यहाँ हम जैसे करते थे सॉल्व वैसे करते हैं, है ना। x1 y1 ले लेते हैं। ठीक, इतने तो कोई परेशानी नहीं है। x1 y1, x1 क्या है मेरा यहाँ पर? 0, और फिर y1 कितना है? 80। अब मेरा x2 y2 कितना हो गया? x2 कितना है? 8, और y2 कितना है? 0। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये v2 माइनस v1 क्या है? बेसिकली y2 माइनस y1, t2 माइनस t1। ठीक है, ऐसे लिखने से थोड़ा सा साइन का प्रॉब्लम नहीं होता। ऐसे करवाया था मैंने पहले मोशन चैप्टर में, इसीलिए अभी ऐसे ही कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, y2 क्या है मेरा? 0, y1 कितना है? 80, और t2 कितना है? मतलब यहाँ भी t2 लिख दिया, x2 x1। तो x2 कितना है? 8, और x1 कितना है? 0। बस अब तो हो ही गया। 80 माइनस 80 अपॉन में 8, तो कितना आया? -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इजी था ये तो। हो ही वीटी ग्राफ का स्लोप निकालना था बस। जिसने स्लोप समझा हुआ है वहां से, तो ये तो उसके लिए बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। नेक्स्ट पूछा है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमने अभी निकाल दी, मास हमें ऊपर से पता है कितना निकलेगा? 5/100 मास था, देन एक्सेलरेशन कितना है? -10। तो उड़ा दो इसको, 0 से 0 उड़ा दो, यहाँ से 2 उड़ गया, तो क्या आया? -1/2, यानी कि
माइनस 0.5 न्यूटन। थोड़ा सा ग्राफ देख के क्वेश्चन देखोगे, ग्राफ देखोगे और डर जाते हो। ऐसा कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। बल्कि आप वो जो एक्सटी ग्राफ मत सोचो, एक्सटी ग्राफ से निकालने के लिए बोल दिया आपको फोर्स निकालो, तो कैसे निकालोगे? तो एक्सटी ग्राफ से आप क्या निकालोगे? पहले वेलोसिटी, फिर वहां से आपका एक्सेलरेशन, एंड देन आपका फर्दर सॉल्व करोगे, या फिर आप अदर वे राउंड भी कर सकते हो, है ना? तो जब वो ऐसे क्वेश्चंस भी हम कवर करेंगे, फिलहाल इसमें तो कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, बेटा देखो, अगर आप नॉर्मल रोड पे चल रहे हो तो आराम से चल सकते हो, है ना? आइस पे चलने में प्रॉब्लम होगी, स्लिप कर जाओगे। यहाँ पे क्या हो रहा है? आइस पे चलने में प्रॉब्लम है, लेकिन नॉर्मल रोड पे ग्रिप बन पा रही है। क्या डिफरेंस है? जो मेरा सरफेस है उसका नेचर डिफरेंट है। एक बहुत ज्यादा स्मूथ है तो नहीं चल पा रहे हैं, जहां पे स्मूथनेस ज्यादा है, बेसिकली क्या है? नेचर ऑफ सरफेस की डिफरेंट है। आइस और नॉर्मल रोड में नेचर ऑफ सरफेस डिफरेंट है। स्मूथ अगर है जैसे आइस, तो यहां पर क्या हो रहा है? फ्रिक्शन मेरा कम हो जा रहा है। अब अगर मेरा रफ है तो मेरा फ्रिक्शन क्या हो जा रहा है? बढ़ जा रहा है। दैट मीन्स फ्रिक्शन डिपेंड कर रहा है किस पे? नेचर ऑफ सरफेस पे। इतनी बात समझी हमने। अच्छा, अब सोचो, अब आप खड़े हो, आप मान लेते हैं आपका बैग है, जिस दिन पूरा फुल फ्लेजेड 8 पीरियड्स आपके स्कूल में लगे हुए हैं, तो पूरा बैग भर के लेके जा रहे हो आप, सारी बुक्स वगैरह, आपको प्रैक्टिकल बुक्स भी मंगाई हुई है, सब कुछ सारी चीजें आपसे मंगवाई हुई है स्कूल में। और जिस दिन स्कूल में मान लेते हैं कोई पार्टी है, हाफ डे भी है, तो उस दिन तो बस एक शो के लिए बैग लेके आ जाते हैं, है ना? दोनों जगह पर डिफरेंस आया, एक भारी था एक हल्का था। इसी तरीके से इमेजिन करो, आपके पास एक कार्डबोर्ड बॉक्स रखा हुआ है जैसा ये, ठीक है? इमेजिन कि अगर इसके ये 100 न्यूटन का है, 100 न्यूटन को आपको सरफेस के ऊपर ऐसे स्लाइड कराना है, ठीक? और एक और डब्बा है सेम, जिसके ऊपर सिर्फ 10 न्यूटन है। अब पुश कराना है, कौन सा इजीली हो जाएगा? 10 न्यूटन वाला फर्स्ट, है ना? 10 न्यूटन वाला इजीली हो जाएगा, 100 न्यूटन वाला इजीली नहीं हो पाएगा। क्या डिफरेंस आ रहा है? उसके वेट का, या फिर हम ये कह सकते हैं बेसिकली कि जब कोई डब्बा नीचे ऐसे रखा हुआ है सरफेस पे, तो जितना ज्यादा उसका लोड है, उतना ज्यादा वो जो सरफेस पे है कंप्रेस्ड रहेगा, प्रेस्ड रहेगा। वो जितना ज्यादा प्रेस्ड रहेगा, उतना ज्यादा उसका वेट नीचे की डायरेक्शन में होगा। और जितना ज्यादा वेट होगा, जितना ज्यादा सरफेस लग रहा होगा, जितना ज्यादा सरफेस पे वो टच होगा, उतना ज्यादा नॉर्मल फोर्स भी लग रही होगी, है ना? जितना ज्यादा ये लोड है, यहाँ पे डब्ल्यू, है ना? जितना ज्यादा लोड होगा उतना डब्ल्यू, या जो भी आप मान लीजिए, और उतना ही सरफेस क्या होगा? नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा, है ना? यहाँ पर कोई भी सरफेस पे ये लोड रखा हुआ है, उस जितना भारी चीज होगी, जितने दोनों सरफेस जितना ज्यादा कांटेक्ट में होंगे, अच्छे से प्रेस्ड होंगे, उतना ज्यादा नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा उसके ऊपर, है ना? दैट मीन्स जितना ज्यादा भारी कोई चीज होगी, जितना ज्यादा प्रेस्ड कोई चीज होगा, उतना ज्यादा फ्रिक्शन लग जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हम मोटी मोटी जो चीज देख रहे हैं वो फ्रिक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है? दो चीजों पे। पहला, नेचर ऑफ सरफेस पे कि वो स्मूथ है या रफ है। दूसरा, किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? उसका कितने कितने तरीके से, कितने ज्यादा प्रेस्ड है वो, कितना ज्यादा उस पर लोड है, या फिर हम अदर वे नाम कह सकते हैं, कंक्लूसिवली हम क्या कह सकते हैं? नॉर्मल फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है हमारा फ्रिक्शन। जितना ज्यादा लोड होगा उतना ज्यादा नॉर्मल होगा। तो मैं सीधा कह सकती हूँ, जितना ज्यादा लोड उतना ज्यादा फ्रिक्शन। तो यानी कि मैं कह सकती हूँ जितना ज्यादा लोड उतना ज्यादा नॉर्मल फोर्स, तो जितना ज्यादा नॉर्मल फोर्स उतना ज्यादा फ्रिक्शन, तो जितना नॉर्मल फोर्स ज्यादा उतना ज्यादा फ्रिक्शन, ठीक है?
तो अल्टीमेटली हम क्या कहते हैं कि हमारी फ्रिक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है? दो चीजों पे। पहला, नेचर ऑफ सब्सटेंस। तीसरा, हाउ हार्ड सर्फेसेस आर प्रेस्ड, जिसको हम बेसिकली क्या अल्टीमेटली क्या कह रहे हैं? नॉर्मल फोर्स। इन्हीं दो चीजों की वजह से हमारे पास फ्रिक्शन का फॉर्मूला जो निकल कर आता है, दैट इज फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू म्यू एन। अब ये म्यू क्या भला है? ये म्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। थोड़ा सा फैंसी यू बना दिया है, बस डरना नहीं है, घबराना नहीं है। ये क्या बता दिया मैम ने? कुछ नहीं है, बस फैंसी यू है। अब ये होता क्या है? ये म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है? बेसिकली ये बताएगा कि कौन सरफेस कितना ज्यादा रफ है, कितना ज्यादा स्मूथ। ये कांस्टेंट वैल्यू है बेसिकली। एक कांस्टेंट वैल्यू, एक नंबर बताएगा। एक नंबर, जैसे आप मान लो कि चश्मे का नंबर है, चश्मे का नंबर जितना ज्यादा आपका बढ़ेगा उतना पता चलेगा कि भाई कितना मोटा चश्मा लगेगा। उसी तरीके से कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी हमारे पास हमें क्या बता रहा है कि सरफेस का नेचर बता रहा है कि वो स्मूथ है या रफ है। ठीक है, तो हमारे पास फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या निकल के आया? म्यू एन। अब ये जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक मतलब अभी टाइप्स वगैरह हम पढ़ेंगे, उसमें भी बहुत सारी चीजें होती हैं, हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। बट एक ये फॉर्मूला आपने देखा देखा सा हो, हायर क्लासेस में आप इसको डिटेल में पढ़ते हैं बहुत अच्छे से। फिलहाल से हमें इतना समझना है फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है। देखो, आप अभी तक जो नॉर्मल आपके न्यूमेरिकल आएंगे वो F इज इक्वल्स टू ma से निकल जाएंगे सारी चीजें। यहाँ पे एक्सप्रेशन में नेगेटिव, वो बेसिकली वही के बात क्या बता रहा होगा, फ्रिक्शन जो हम अभी तक करके आए हैं, है ना। जहां पर हमारे पास थोड़ा सा रिजॉल्व करने के लिए आ गया, कोफिशिएंट की बात होगी, वहां पे हमारा ये फॉर्मूला यूज करेगा बेसिकली फ्रिक्शन निकालने के लिए। क्या है? फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू म्यू एन। म्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू एन। एन क्या है? नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स कैसे निकलेगी? मेजॉरिटी ऑफ केसेस में किससे निकल जाती है? सरफेस पे होता है, उसका लोड होता है, वेट होता है नीचे, और उतना ही नॉर्मल फोर्स लग रही होती है। लेकिन ये हर जगह नहीं होता। देख, अभी मैं बताऊंगी कहाँ पे नहीं पॉसिबल है, या डिफरेंट केसेस हो सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी में वेट के बराबर उसको मान लेते हैं। ठीक है, इसीलिए आप कहीं पर देखोगे भी, अगर आपको फैक्टर्स इफेक्टिंग पढ़ोगे आप अभी 9th के लेवल पे, तो कई बार भी लिखा हुआ होता है कि उस वो ऑब्जेक्ट के वेट पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये सही नहीं होगा कहना, है ना। आप खुद से सोचो, अगर कोई बहुत भारी है कोई चीज, ठीक है, ऐसे रखा होगा, भारी है, उसको खिसकाना है मुश्किल है क्योंकि फ्रिक्शन ज्यादा एक्ट कर रहा है, वो समझ आ रहा है। बट वो ढंग से अगर सरफेस पे टच ही नहीं है, तब कोई एक ऐसी बहुत भारी चीज है जो सरफेस पे टच ही नहीं है, थोड़ा ऐसी एलिवेटेड सी है, टेढ़ा मेढ़ा है, हल्का सा ही टच है, तो स्लाइड करके इजीली कर सकते हो। जबकि कोई एक ऐसी चीज जो थोड़ी हल्की है उसके मुकाबले में, लेकिन कंप्लीटली उससे सरफेस पे चिपकी हुई है, तो उसको स्लाइड करने में, उसको पुश करने में ज्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि फ्रिक्शन ज्यादा एक्ट कर रहा होगा, क्योंकि सरफेस पे कितनी ज्यादा प्रेस्ड है वो मैटर करता है। और वो कैसे पता लगता है? नॉर्मल फोर्स से। ठीक है, इसीलिए जो अभी 9th में आप कहीं ना कहीं ये पढ़ लोगे कि वेट के बराबर होता है, वेट पे डिपेंड करता है, बट अल्टीमेटली ट्रू नहीं है। ठीक है, चलो थोड़ा सा देखते हैं, इसमें देखते हैं। एक 10 किलो का कोई बॉक्स है, ठीक है, मान लेते हैं, और इसमें सरफेस है ना, ऑलरेडी गिवन है कि जो हमारा सरफेस है उसका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है कितना गिवन है? 0.1। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें ऑलरेडी गिवन है 0.1। अच्छा, अब मुझे बताओ, देखो ये हॉरिजॉन्टल है, तो मेरे पास बॉक्स रखा है इधर, तो इसका यहाँ पर वेट कितना लग रहा होगा? इधर W लग रहा होगा, और ऊपर नॉर्मल लग रहा होगा, है ना। अच्छा, अब एक बात बताओ, क्या अब ये मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है मेरा मोशन कर रहा है, मान लेते हैं कि या करना चाह रहा होगा, कर रहा है या करना चाह रहा है, जो भी है, तो यहाँ पर मोशन होना चाहता है, तो फ्रिक्शन कहाँ एक्ट कर रहा होगा? यहाँ पे, है ना। अब कोई भी चीज आपको उसको स्लाइड करने की कोशिश कर रहे हो या करवा ही रहे हो, तो स्लाइड करके उसका मोशन कहाँ हो रहा है? इधर। पर वो उड़ के तो नहीं जा रहा कहीं, एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है। जहां धक्का दे रहे हो तो एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है, पर वाई पे तो मूवमेंट नहीं हो रही है ना, वाई पे कोई भी मोशन नहीं है।
y पे मोशन नहीं है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ऊपर नीचे उड़ के नहीं जा रहा है, धस नहीं रहा है, दैट मीन्स n शुड बी इक्वल टू w, बैलेंस्ड होगा तभी तो वो टिका रहेगा, उड़ के ऊपर नहीं जाएगा नीचे नहीं जाएगा, है ना। तो n शुड बी इक्वल टू w, है ना। और वेट का फॉर्मूला क्या होता था, याद करो, पिछली क्लास में पढ़ा था, क्या होता था, हमने पढ़ा था F इज इक्वल्स टू ma। तो वेट का क्या पढ़ा था कि क्या ऐसी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वेट, जो किसी ऑब्जेक्ट पे लगेगी जिसका मास समथिंग होगा, और क्या किससे लगेगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अपनी तरफ खींचती है किसी बॉडी को, किसके साथ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ, तो जी लगेगा यहाँ पर। तो फॉर्मूला क्या हो जाता था, mg, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 होती है, बट हम 10 लेके मतलब इजी करने के लिए 10 लेके चलते हैं, है ना। अच्छा एनीवेज, तो क्या हो जाएगा mg। तो यहाँ पर देखो कितना हुआ, तो मैं ये वाला मेरा ये, एक सेकेंड, यहाँ पर देखो F इज इक्वल्स टू म्यू एन है, यहाँ के हिसाब से मेरा क्या हो जाएगा एम जी, है ना। इसीलिए कुछ कुछ जगहों पे सर 9th क्लास में लिख देते हैं कि जो फ्रिक्शन है वो वेट पे डिपेंड कर रहा है, ये एम जी पे डिपेंड कर रहा है, बट ये ऐसा हर केस में पॉसिबल नहीं है, वो मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास m कितना है 10, g कितना है 10, तो कितना आया 100 न्यूटन, बस अब तो फ्रिक्शन निकल गया। फ्रिक्शन कितना है म्यू एन, म्यू कितना है 0.1 इंटू 100 न्यूटन, 0 को 0 उड़ा दो, कितना आ गया 10 न्यूटन। ठीक है जी, कोई परेशानी, इजी था, थोड़ा सा नया लग रहा होगा, ये थोड़ा सा डरावना लग रहा होगा, एक तो ये सिंबल, ये क्या बता दिया, बस इतना समझो। हमने फ्रिक्शन हमने समझा कि जो फ्रिक्शन है दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ सरफेस पे कि ज्यादा स्मूथ है या रफनेस, और वो किससे डिसाइड होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से। तो किससे डिसाइड हो रहा है, म्यू से, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से। दूसरी चीज हमने समझ, किस पे डिपेंड कर रहा है फ्रिक्शन, कि कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे कितना ज्यादा प्रेस्ड है, और जितना ज्यादा प्रेस होगा उतना क्या होगा, एक नॉर्मल फोर्स लग रही होगी। तो किस पे डिपेंड कर रहा है अल्टीमेटली, नॉर्मल फोर्स पे। तो दो फैक्टर्स थे, फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन, आपका एक तो म्यू मतलब नेचर ऑफ सरफेस, और हाउ हार्ड इट इज प्रेस्ड अलोंग द सरफेस, दैट इज म्यू एन। ठीक, अब इसको अगर न्यूमेरिकल के फॉर्म में हमसे पूछा जाए तो वो आप कैसे निकालोगे, ऐसे, ये हमने ऑलरेडी समझा हुआ है कि मोशन अगर इधर हो रहा है, फ्रिक्शन इधर लग रहा होगा, ऊपर तोड़ के नहीं जा रहा है, दैट मीन्स एन ऊपर है डब्ल्यू नीचे है, दोनों बराबर है ना, एफ नेट 0 है, ये चीज याद है ना सबको। अब एफ नेट along y एक्सिस क्या है, 0 है, दैट मीन्स n प्लस w इज इक्वल्स टू क्या है 0। अब अगर n जो मेरा ये प्लस y है, ये माइनस y है ना, तो ये माइनस w इज इक्वल्स टू 0 है, तो यहां से मेरा n इज इक्वल्स टू w आया है। ठीक है, अगर किसी को ये प्रॉब्लम है कि n इज इक्वल्स टू w क्यों लिख रहे हैं, ये वैसे बेसिक कॉन्सेप्ट भी है कि भाई दोनों बराबर है तो ये जरूर एक दूसरे के बराबर होंगे, मतलब कैंसिल कर रहे हैं एक दूसरे को तो बराबर रहे होंगे, है? ठीक है, एफ नेट 0 कर रहे हैं, ठीक है जी, निकल जाएगा, कोई परेशानी कोई दुख दर्द। अच्छा चलो, अच्छा अभी हमने पढ़ा कि ऐसे रखा हुआ है तब हमारे पास फ्रिक्शन लगता है, मतलब एन जो हो जाता है वो वेट के बराबर हो जाता है, ये हमने अभी पढ़ा था, थोड़ा टेढ़ा बन गया। बट अगर एक बात बताओ, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हो तो, अब यहां पर तो ऐसे हॉरिजॉन्टल में रखा, इस टाइम पर इसका W कहाँ एक्ट कर रहा होगा, ये दीवार है, वर्टिकल दीवार है ना, ये वर्टिकल दीवार है, ये वर्टिकल दीवार है, ये कोई बॉक्स है जो इस तरीके से लगा हुआ है। अब मुझे बताओ कि इसका वेट कहाँ लग रहा होगा, वेट तो हमेशा अर्थ की तरफ लगता है, तो वेट तो कहाँ लग रहा है, इधर। अब मेरा जो n है वो कहाँ लग रहा होगा, n कहाँ लगता है हमेशा, सरफेस से परपेंडिकुलर, तो दोनों ये सरफेस ये रहा, तो सर n कहाँ लगेगा, इधर, है ना। और इसका जब अगर मैं छोड़ू तो इसका मोशन कहाँ हो रहा होगा, इसका मोशन कहाँ होगा, इधर, तो फ्रिक्शन कहाँ एक्ट कर रहा होगा, इधर। अभी हम उस पे नहीं जाएंगे कि ऐसे में n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कैसे होगा, n की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी निकल के, वो सब नहीं पता कर रहे, बस मैं ये समझाना चाह रही हूँ
कि n हमेशा ही, यहाँ पे तो n इज इक्वल टू डब्ल्यू एम जी हो गया, ठीक है, इसमें तो हो गया, लेकिन इस केस में नहीं है, n इज नॉट इक्वल्स टू w इस केस में। बस इतना समझाना चाह रही हूँ, कैसे निकालेंगे कैसे नहीं, ये सब हायर क्लासेस की बातें हैं, फिलहाल सिर्फ इतना समझो, ठीक है जी, कोई परेशानी कोई दिक्कत। चलो आगे देखते हैं। अब आते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जो है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। देखो, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में भी अगेन बहुत डिटेल में चीजें आती हैं, मैं आपको थोड़ा सा कम डिटेल में बताऊंगी, बट ओवरऑल सब कवर कर लेंगे, ठीक है। एक इमेजिन करो इस सिचुएशन, देखो सबसे पहले मैं अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, देन हम एक एक करके जाएंगे सारे टाइप ऑफ फ्रिक्शन पे, ठीक है जी। मान लेते हैं एक ट्रक है, ठीक है, यहां पर टिंगू आया उसको धक्का देने के लिए इधर की तरफ, अभी ट्रक रुका हुआ है, अब टिंगू आया है, वो उसको पुश करने में लग रहा है, मूव कर पाएगा? नहीं। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि जो जिस रोड पे वो खड़ा है वो तो रफ है कुछ, और प्लस उसका कुछ मास है ना, लोड है इसके ऊपर ट्रक में, नहीं भी होगा तो भी ट्रक का तो खुद का भी लोड है ना। तो जो मेरी रोड है वो रफ भी है, और उसका कुछ लोड भी है, वो मतलब प्रेस्ड भी है, कांटेक्ट में भी है रोड से, उसके टायर, जो व्हीकल है मेरा। दैट मीन्स कि भाई ये मूव, मतलब इसके ऊपर कुछ ना कुछ फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा। जब ये बॉडी रुकी हुई है तो कुछ ना कुछ एक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से वो बॉडी मूव नहीं कर पा रही है ना। हम करवाना चाह रहे हैं उसको, उसमें मोशन की टेंडेंसी, मोशन तो टेंडेंसी तो है ही ना, अगर हम ज्यादा लोग धक्का दे देंगे तो मूव कर ही जाएगा, टेंडेंसी है उसमें मोशन की, अभी मूव नहीं कर रहा। तो जब ऐसा केस होता है, जब ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, तब कौन सा फ्रिक्शन है? स्टैटिक। जो वर्ड स्टैटिक है ना, उस स्टैटिक वर्ड का ही मतलब क्या है? कोई चीज रेस्ट पे होना, यहाँ से समझो, ठीक है। कोई चीज रेस्ट पर है, दैट मीन्स वहां पे उसका वर्ड का मतलब क्या है, उसको हम क्या फैंसी वर्ड क्या है? स्टैटिक। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या? जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, ठीक है। चलो अब समझो, अब टिंगू तो अकेला नहीं कर पाया, मिंगू आ गया साथ में, वो पुश कर रहा है, फिर रिंगू आ गया, डिंगू आ गया, सारे पहलवान आ गए भाई, 4-5 आ गए, 4 लोग आ गए मान लेते हैं, ठीक है, 4 लोग आ गए, अब उसको ऐसे धक्का लगा रहे हैं। वो एक ऐसा पॉइंट तो आएगा जब, जो मेरा ये ट्रक जस्ट उस पॉइंट पे पहुंचेगा कि जस्ट अबाउट टू मूव है, मतलब अभी मूव अभी भी नहीं कर रहा है, समझ रहे हो, अभी भी मूव नहीं कर रहा, रुका हुआ है, लेकिन 4 लोग आ चुके हैं, तो जस्ट अगर मेरे पास अगर कोई मुझे एक और मिल जाए टिंगू, तो वो आ जाएगा, तो तब मेरा मूव कर जाएगा, है ना। तो अभी 4 लोग हैं, जस्ट अबाउट टू मूव है वो, तो जो जस्ट अबाउट टू मूव वाला है, ऐसे टाइम पे मैक्स फ्रिक्शन की वैल्यू कैसी हो जाएगी मेरी? मैक्सिमम। तो यहां पर मेरा क्या केस बनेगा? इसको हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। इस फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा मैक्सिमम, सबसे बड़ा फ्रिक्शन लिमिटिंग वैल्यू जो होती है इसकी सबसे बड़ी होती है ना। कि बस अब अभी सबसे ज्यादा फ्रिक्शन अभी दे रहा है वो, कि अब जरा सा अगर उसको पार कर दिया ना, तब तो ये मूव कर जाएगा, तो वो कौन, जस्ट अबाउट टू मूव है, वर्ज है मोशन, वर्ज ऑफ मोशन पे है, ठीक है, देन उसको क्या बोलेंगे? लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। अब मान लेते हैं पिंगू आ ही गया, कि तुमसे ना हो पाएगा, मैं भी आता हूँ, अब वो भी आ गया साथ में, तो अब जब मेरा ये ट्रक मूव करने लग जाएगा, ऐसा तो है नहीं कि तब फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा, या फिर अगर फ्रिक्शन खत्म हो जाता है तो इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी भी तो धक्का तो देना ही पड़ेगा ना, लेकिन थोड़ा सा कम देना पड़ेगा, है ना। ऐसे फ्रिक्शन को फिर क्या हम बोलते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन। वर्ड क्या है? काइनेटिक। काइनेटिक का मतलब ही क्या है? कोई चीज मोशन में होना, कोई चीज अगर मोशन में है तो तब, और जब फ्रिक्शन एक्ट कर रही है, वो ऐसी ऐसे अपोजिंग फोर्स, जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में, उसको हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक। अब इसी को अगर हम दो टाइप में बात करते हैं, अगर कोई बॉक्स है उसको स्लाइड कराना है तो वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन बन जाएगा, अगर कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट है उसको रोल कराना है तो वो क्या बन जाएगा? सर्कुलर फ्रिक्शन, सॉरी, तो क्या
कोई ऑब्जेक्ट है, सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, उसको रोल कराना है तो वो कौन सा बन जाएगा? रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक। तो अभी हमने क्या चीजें समझी? ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो कौन सा होता है? स्टैटिक। जब वर्ज पे है, जस्ट मूव करने वाला है, तब क्या होता है? लिमिटिंग। इसी की बेसिकली स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम होता है ये। और यहाँ पर ये नेक्स्ट क्या है? मूव कर रहा है, मोशन में है कोई, तो क्या होगा? काइनेटिक। स्लाइड कर रहा है तो क्या होगा? स्लाइडिंग। रोल कर रहा है तो क्या होगा? रोलिंग। बहुत सुंदर बनारसी साड़ी बनाई है मैंने कीड़े मारता हुआ, बट बेसिकली क्रक्स तो समझ आ गया ना, है ना? अब बस अब सब पूरा कॉन्सेप्ट समझ चुके हो। अब बस हल्का सा हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं डेफिनेशंस के साथ, एग्जांपल्स। सबसे पहला क्या आता है? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन में देखो, इताची याद है, गेंजुत्सु ट्रैप लगाता है, तो जब अपोनेंट पे, जिसपे वो गेंजुत्सु ट्रैप लगा रहा है, वो रेस्ट पर है। अब गेंजुत्सु ट्रैप क्या उसको मूव करने देता है? जो इताची का ओपोनेंट है, एनिमी है, जैसे इस केस में क्या हो रहा है कि ककाशी के ऊपर लग रहा है, ककाशी के ऊपर उसने गेंजुत्सु ट्रैप की लगाया, तो क्या ककाशी मूव कर पाया? वहीं पर खड़े खड़े गिर गया, वहीं रुका हुआ है, उस कुछ नहीं कर पा रहा है, वो मूव नहीं कर पा रहा। तो यहाँ बेसिकली गेंजुत्सु ट्रैप क्या हो गया? यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है, मोशन को होने ही नहीं दे रहा है भाई। ठीक है, मोशन नहीं होने देगा। तो ये क्या कहता है स्टैटिक फ्रिक्शन? दैट एक्ट्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, इट प्रिवेंट्स मोशन फ्रॉम स्टार्टिंग। स्टार्ट नहीं होने दूंगा जी, ये ऐसा फ्रिक्शन है। ठीक है, और यहां तक तो ठीक है, समझ आता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन है इसमें, ये क्या है? ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। अब ये क्या होता है जी? अब देखो, अगर देखो, आप अभी हमने बात करी थी कि जो ट्रक था उसमें टिंगू आया था इसको धक्का देने के लिए, तो जितना टिंगू ने इसको धक्का दिया होगा इधर, ये भी तो उतना ही धक्का दे रहा होगा, ट्रक भी उतना ही। अगर ट्रक ज्यादा दे देता तो ये उड़ के चला जाता टिंगू पीछे, है ना? फोर्स यही तो कहता है, बराबर होना चाहिए कि मोशन नहीं हो रहा। तो जितना टिंगू लगा रहा है ये इनफ नहीं था बस आगे मूव कराने के लिए, तो उतना ही ट्रक ने पीछे फोर्स लगाया कि मैं तो नहीं जा रहा। ये इमेजिन करके देखो खुद से, अपने दोस्त को खड़ा कर लो, आप जितने अपने दोस्त को पुश कर रहे हो या आपको कोई धक्का मार रहा है ना, कोई आपको ऐसे धक्का लगा रहा है, तो आप उस पर उतना ही तो फोर्स लगाओगे। ज्यादा पीछे जाओगे तो खुद ही गिर जाओगे, है ना? खुद अगर वो धक्का दे, आपको जितना फोर्स से धक्का दे रहा है आप उतना ही फोर्स बढ़ाते रहे, और थोड़ा धक्का दे रहा है आप और फोर्स बढ़ा रहे हो, है ना? ऐसा होता है। तो यही बेसिकली क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन, सेल्फ एडजस्टिंग। जितना अप्लाइड फोर्स होगा उतना ही अपोज करूंगा, फालतू वेस्ट नहीं करूंगा। ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जितना फोर्स लगा रहे हो उतना ही अपोजिंग फोर्स लग रही है उसको रोकने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए। धीरे धीरे वो और फोर्स बढ़ता जा रहा है, टिंगू आया, मिंगू आया, रिंगू आया, वो मैक्सिमम तक पहुंचेगा, फिर एक मैक्सिमम फ्रिक्शन लगता है, वो क्या होता है? लिमिटिंग। ठीक है, तो लिमिटिंग तो मैक्सिमम होता है, जो स्टैटिक होता है वो क्या होता है? सेल्फ एडजस्टिंग। ठीक, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो क्या है? सेल्फ एडजस्टिंग। ठीक, चलो आगे देखते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया? एक ट्रक को पुश करने की कोशिश करो, मूव नहीं कर रहा है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। सिंपल है ना? चलो नेक्स्ट, ये कहानी मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ तो क्लियर ही है सबको, है ना? नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या है, मैंने यहाँ पर स्लाइडिंग और काइनेटिक एक जगह कर दिया है, बट मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि काइनेटिक बेसिकली क्या है? कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो क्या है बेसिकली, जब कोई, जैसे यहाँ पर ली स्किड करता हुआ पीछे जा रहा है ना? तो जब वो स्किड मोशन में है ना, मोशन में जा रहा है, उसके ऊपर नीचे यहाँ पे धूल उड़ रही है, क्यों उड़ रही है? क्योंकि एक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, वो जब पीछे जा रहा है तो एक फ्रिक्शन एक्ट कर रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो जब वो मोशन में है और उस पर एक फ्रिक्शन अपोजिंग फोर्स एक्ट कर रही है, उसको अल्टीमेटली रोकने के लिए, है ना, या उसकी स्पीड स्लो करने के लिए, तो वो क्या है बेसिकली? काइनेटिक फ्रिक्शन। वो कब लगती है? कि जो जब मेरा ऑब्जेक्ट मोशन पे होता है। ठीक है जी। अच्छा, इट अपोजेस मोशन, ऑब्वियसली उसकी स्पीड स्लो कर दी ना यहाँ पर, तो मोशन को अपोज करता है, तो है ही, पता ही है। ठीक है, जैसे आप इसको किसी ऑब्जेक्ट को
पुश करने के लिए कुछ तो फोर्स लगानी पड़ती है। क्यों लगानी पड़ रही है? अगर आइस पे रख दोगे तब तो इजीली स्किड करके चला जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन लग ही नहीं रहा। यहाँ पर आपको फोर्स लगाना पड़ रहा है क्योंकि कुछ ना कुछ फ्रिक्शन लग रहा है, वो उसको रोकना चाह रहा है, उस मोशन को रोकना चाह रहा है ना? तो मोशन यहाँ पर क्या है? स्लाइडिंग अ बॉक्स ऑन द फ्लोर, ये क्या दे रहा है आपको? काइनेटिक फ्रिक्शन। क्योंकि आप स्लाइड कर रहे हो तो ये क्या टाइप हो गया? स्लाइडिंग फ्रिक्शन का। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट, रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या है? अभी बताया, काइनेटिक ही है बट रोल करके जा रहा है, जैसे चोजो जा रही है, ह्यूमन बोल्डर, चोजी भी जाता था है ना, ह्यूमन बोल्डर बन के जा रहा है, इसे रोल करके आगे जा रहा है ना? जब कोई ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है और उसके ऊपर ये मोशन इधर हो रहा है और उसके ऊपर रोलिंग बॉडी के ऊपर जब फ्रिक्शन लगता है, तो जैसे आप खुद से भी इमेजिन करो, बॉल को आप रोल करके आप फ्लोर पे आप फेंक रहे हो, थोड़ी देर में रुकती है ना? क्यों रुकी? फ्रिक्शन की वजह से। तो जब सर्कुलर ऑब्जेक्ट पे, रोलिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर एक अपोजिंग फोर्स लग रही है जो उसके मोशन को रोक दे रही है, तो वो क्या है? रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द? चलो, एक सूटकेस विद, देखो कोई सूटकेस है, उसको घसीट के लेकर जाओगे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन करोगे, या फिर उसके नीचे अगर व्हील्स लगे होंगे वो इजी होगा, है ना? दैट मीन जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू रोलिंग। ऐसा क्यों है? क्यों? ये तो 8th क्लास में भी पढ़ा था। ऐसा क्यों है? जब बॉक्स, हमें पता है कि फ्रिक्शन जो है वो किस पे डिपेंड करता है? एन पे। कितना वो कंप्रेस हो रखा है सरफेस के ऊपर, सरफेस के ऊपर कितना ज्यादा प्रेस्ड है। तो रोलिंग के टाइम पे वो इतना हिस्सा है जो उसका टच में है सरफेस पे, जो जो उसको फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन स्लाइडिंग में इतना बड़ा सरफेस है जो उसके सरफेस के टच में है, जो उसको नॉर्मल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, तो ऑब्वियसली इसकी फ्रिक्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू रोलिंग। ठीक है जी, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? चलो, ये इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, थोड़ा सा ध्यान रखना। बेसिकली स्टैटिक, देखो ये थोड़ा सा बेसिक वाला है ये, कि स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होगा, फिर स्लाइडिंग, फिर रोलिंग। रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है ना? अगर ओरिजिनली जो हमने अभी समझा है जिस लेवल पे, उसकी अगर मैं बात करूं तो वो क्या बात करता है कि सबसे पहला मैक्सिमम कहाँ जाता है? मैक्सिमम फ्रिक्शन कौन सा है? लिमिटिंग फ्रिक्शन, है ना? या स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर उसके बाद आपका स्टैटिक आता है, फिर आपका, आप कोई चीज रुकी हुई है तब जितना फोर्स लगाना पड़ रहा है, या जब कोई चीज ऑलरेडी चल रही है उसको धक्का लगाना पड़ रहा है, वो इजी है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक से छोटा होता है। ठीक है जी, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन तो है ही मैक्सिमम, लिमिटिंग फ्रिक्शन तो है ही मैक्सिमम। ये उसके अभी इसके अलावा मैं कह रही हूँ स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो मैक्स, फिर आता है स्टैटिक, आया फिर काइनेटिक, फिर आ गया आपका स्लाइडिंग, बेसिकली स्लाइडिंग भी एक काइनेटिक ही हो गया, फिर रोलिंग। इस तरीके से कहानी कर लेते हैं। जो भी जिस तरीके से भी आपका एग्जाम में फॉर्मेट आ जाए आप रीअरेंज, आई एम श्योर कि आप कर ही लोगे, है ना? अब ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। स्टैटिक क्या होता है? जो मोशन से पहले हो जाए, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। स्टैटिक का मतलब क्या है? रेस्ट। स्लाइडिंग या काइनेटिक, जब बेसिकली क्या है? जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, स्लाइड कर रहा है, तब हम स्लाइडिंग बोलते हैं। जब कोई मोशन में है तो हम उसको काइनेटिक बोलते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है तो हमारा रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द? टाइप ऑफ फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। आई एम श्योर आप थोड़ा सा पढ़ के भी आते ही ऑलरेडी पिछले क्लासेस में, छोटी क्लासेस में फ्रिक्शन के बारे में थोड़ा सा। यहाँ पर मैंने लिमिटिंग फ्रिक्शन और इनऑल की सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स क्या होता है ये आप इमेजिन कर भी पा रहे होंगे, है ना? ये सब वही धक्का वाला, कुछ नहीं कर पा रहे हो तो ट्राई कर लेना, ठीक है? अब सिबलिंग के साथ जाना, उसको धक्का दिलवाना, ठीक है? तो आप जितना फोर्स ऑपोजिट लगा रहे होंगे, जितना वो लगा रहा होगा उससे उतना ही आपको लगाना पड़ रहा होगा, नहीं तो आप गिर जाओगे, है ना? कम लगाओगे तो आगे भाग जाओगे, ठीक है? चलो नेक्स्ट देखते हैं, इफेक्ट्स ऑफ फ्रिक्शन। अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। अच्छा क्या है? फ्रेंड्स फॉरएवर वाली कौन सी कहानी है कि भाई आप चल पा रहे हो तो क्या है? फ्रिक्शन की वजह से। आप लिख पा रहे हो, अभी नोट्स बना रहे हो ना, नोट्स खुद से बनाने हैं भाई, खुद से नोट्स बनाने हैं। खुद के नोट ज्यादा बेटर होते हैं, खुद से बनाने में ज्यादा बुद्धि में बैठ पाता है। चल, हाथ चलाओगे तो बुद्धि में जाएगा, ठीक है? नोट्स बनाना anyway, तो राइटिंग में भी आपका फ्रिक्शन हेल्प करता है ना। आपका जो बॉल, पेन का जो बॉल होता है वो शीट पे लग रहा है, तो फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन हो रहा है वहां पे, वो आपको हेल्प कर रहा है आपकी राइटिंग फॉर्म करने में, है ना? तो ये आपका और भी बहुत सारे ऐसा होता ही है, फ्रिक्शन हेल्प करता है।
ठीक है, आप बनाना पील पे आप फिसल जाओगे क्योंकि फ्रिक्शन कम हो गया। खराब क्यों है? मैं इसको डिटेल में नहीं करा रही हूँ क्योंकि छोटे बच्चों वाला टॉपिक है, आप ऑलरेडी बहुत छोटे क्लासेस में पढ़ते हो। खराब क्यों? प्रॉब्लम कहाँ आती है? चप्पल घिसती है ना? वियर एंड टियर होता है बेसिकली। तो जो आपका वियर एंड टियर हो रहा है वो कौन कर रहा है? चप्पल कुछ टाइम बाद पुरानी हो जाती है जब वो घिस जाती है। क्यों हो रही है? दैट इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। वियर एंड टियर बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट आता है अगर आपका जो मशीन के पार्ट्स होते हैं उनमें भी वियर एंड टियर होता है और कई बार उसमें हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है। क्यों हो जाता है? स्पार्क्स ऐसे बेल्ट अगर मूव कर रही है यहाँ पर तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये बेल्ट कर रहा है यहाँ पर, टाइम के साथ उसमें क्या होता जाएगा, वो घिसती चली जाएगी, वो वियर एंड टियर होगा। क्यों घिसेगा? क्योंकि उस पर फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। कई बार बहुत बार होता है कि इसमें स्पार्क्स भी आ जाते हैं कुछ थोड़ा टाइम बाद क्योंकि उसमें हीटिंग इफेक्ट हो गया, बेल्ट गल जाएगी, है ना? तो ये सब उसके प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर ये जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कम कैसे करते हैं? फ्रिक्शन बढ़ा हुआ है तो उसको कम कैसे करेंगे? इमेजिन आपको कोई चीज, सबसे पहला चीज क्या ध्यान आती है कि आप उसको ल्यूब्रिकेट कर दो, है ना? कोई जब आप लैच, कोई भी आपका जो डोर होता है उस पर लैच लगाना है तो वो लग नहीं रहा है, वो उसमें थोड़ा सा करोड कर गया है, जंग लग गया है तो वो नहीं लग पा रहा है, तो सबसे पहला काम क्या होता है? आप स्प्रे कर देते हो, उसको ल्यूब्रिकेट कर देते हो, है ना? तो ल्यूब्रिकेट कर देते, सबसे पहला टाइम चीज क्या है? ल्यूब्रिकेट कर देना। दूसरा, पॉलिश करना, चमका के रखते हैं, पॉलिश करते हैं कार बाइक जो भी है उस पे। तो वो इसको क्यों कर रहे हैं? जिससे कि कोई स्क्रैच इजीली ना लग जाए, है ना, उससे स्क्रैच ना पड़े। तो पॉलिशिंग उसका दूसरा का तरीका होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? बॉल बेयरिंग। जो दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन कम करना है, सबसे कम फ्रिक्शन होता ही किसमें है? रोलिंग फ्रिक्शन में। तो रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम है तो उसी को डाल दो वहीं पे बीच में, दो सरफेस के बीच में। तो बॉल्स लगा दिए, बॉल्स लगे हुए हैं यहाँ पर, तो वो क्या कर रहा है? फ्रिक्शन को कम कर रहा है, मूवमेंट में हेल्प कर रहा है। जो फैन है आपका, ये सब चीजों में आपने देखा ही है ना। कोई परेशानी, कोई दिक्कत? फ्रिक्शन को हमने समझा क्या होता था। एक ऐसी अपोजिंग फोर्स है जो मोशन को या टेंडेंसी ऑफ मोशन को रोक देती है। कैसे एक्ट करता है? ऑपोजिट ऑफ मोशन में। कब कहाँ एक्ट करता है? दो सरफेस के बीच में एक्ट करता है। ये तब भी एक्ट करता है जब ऑब्जेक्ट मेरा रेस्ट पर है या मोशन होने वाला है। जस्ट अभी अभी मोशन हुआ नहीं है तब भी मेरा फ्रिक्शन उस पर एक्ट कर रहा होगा, है ना। कोई परेशानी, कोई दिक्कत? अच्छा, दूसरी चीज क्या है? फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ सरफेस पे, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। दूसरा चीज किस पे डिपेंड करता है? कितना ज्यादा वो किसी सरफेस पे प्रेस्ड है, लोड कितना ज्यादा है उस पे, दैट मीन नॉर्मल फोर्स पे डिपेंड करता है। तो यहां से हमारे पास फ्रिक्शन का फॉर्मूला निकल के आता है म्यू एन। ठीक है, देन हमने पढ़ा कि भाई जो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है। सबसे पहला क्या है? स्टैटिक। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तब जो फ्रिक्शन लगता है तो स्टैटिक है। फिर स्टैटिक के में ही एक मैक्सिमम फ्रिक्शन आ जाता है, उसको हम क्या बोल देते हैं? लिमिटिंग। देन जब ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर दे उसको हम क्या बोल देते हैं? काइनेटिक, जब वो मोशन कर रहा है। ठीक है, देन अगर वो स्लाइड कर रहा है तो हम क्या बोल देंगे? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अगर वो रोल कर रहा है तो क्या बोल देंगे? रोलिंग फ्रिक्शन, है ना। कोई परेशानी, कोई दिक्कत? इतना सा क्लियर है। सबसे ज्यादा लिमिटिंग फ्रिक्शन क्योंकि वो मैक्सिमम फ्रिक्शन है जो प्रोवाइड करता है ऑन द वर्ज ऑफ मोशन की टाइम पर हमारे पास जो एक्ट करता है। अदरवाइज क्या है? स्टैटिक, देन काइनेटिक। फिर अगर स्लाइडिंग और रोलिंग की बात करें तो स्लाइडिंग ज्यादा होगा एज कंपेयर टू रोलिंग। सबसे कम फ्रिक्शन किसमें है? रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है जी, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? अच्छा, उसमें अब हमने कि फ्रेंड कैसे है, जैसे आपको हेल्प करता है वॉक करने में, लिखने में, एक्स वाई जेड। देन प्रॉब्लम कहाँ आती है? उसके वियर एंड टियर में। वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, चीजों को खराब करने में, खराब हो जाती है ओवर द टाइम, है ना। उस लाइफ कम कर देता है चीजों की। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं? हम उसको ल्यूब्रिकेट करते ऐसा कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं, पॉलिश कर सकते हैं, या फिर बॉल बेयरिंग यूज कर सकते हैं क्योंकि व्हील्स हमें पता है रोलिंग फ्रिक्शन है वो सबसे कम होता है ना। उसके अलावा कुछ केमिस्ट्री में भी आप पढ़ोगे कि कैसे फ्रिक्शन कम होता है, ये सब चीजें। खैर एनीवेज फिलहाल ये है ना। कोई परेशानी, कोई दुख दर्द? सो दिस कंप्लीट्स योर लेक्चर। आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम
बेसिकली आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की तरफ हम मूव कर रहे हैं। गैलीलियो और एरिस्टोटल की कहानी को अच्छे से उनके बीच का जो बैटल है वो समझेंगे। नेक्स्ट, अरे रुको रुको, रुको आगे का होमवर्क जल्दी से इसी क्वेश्चन में कमेंट करके आंसर बताना है कि रोलिंग फ्रिक्शन इन सब में किससे ज्यादा कम होता है। ऑलराइट, और ये फिजिक्स का आगे साइनिंग ऑफ, बाय।